Hello guys, welcome back. My name is CS Shantanu Bhandari, and today we're going to discuss a new all together a new subject which is called as multidisciplinary case studies. ये जो नया सब्जेक्ट है डेफिनेटली नाम तो आपके सामने है ही है एंड दिस इज ऑब्वियसली द पेपर नंबर 8 इन मॉड्यूल 3. जैसे कि आपको पता है कि न्यू सिलेबस में अब काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं एंड आई रियली सपोर्ट दोज चेंजेस बिकॉज वो जो चेंजेस हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं जो कि आपको करंट मार्केट नीड्स के हिसाब से बता रहे हैं कि एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है. सो आई थिंक दिस इज a great reform in terms of the things that ICSI have done in the recent past. So एक बहुत अच्छा रिफॉर्म है उनमें से ये जो ICSI ने बाकी चीज़ें करी हैं उनमें से ये एक बहुत अच्छा काम है कि उन्होंने ऐसे कोर्स या ऐसा कंटेंट हमारे सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस किया है CS प्रोफेशनल के अंदर, जहाँ पे ये जो टॉपिक्स हैं अगर आपने ये सही से क्लियर कर लिए, इनको समझ के पढ़ लिया, तो जॉब्स मिलने में, प्रैक्टिस में, जहाँ पे भी आप जाना चाहेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपको किसी भी तरीके की दिक्कत जो है वो कम से कम आएगी. बिकॉज जब हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं इवन जनरल लाइफ स्टाइल में, तो भी हमें चीज़ें डेफिनेटली ईजी लगने लगती हैं. ऐसे ही जब लेटेस्ट कंटेंट हम पढ़ रहे हैं तो आई थिंक फिर मार्केट में, इंटरव्यू में, ट्रेनिंग के दौरान चीज़ें हमें काफ़ी थोड़ी बहुत आई थिंक ईजी लगने लगेंगी. सो आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे. मैं कुछ जेनरिक डिस्कशन करूंगा बिकॉज ये एक डेमो वीडियो है. So I'll try and maybe discuss one of the cases which is related to the Companies Act, just the first case that's mentioned in the book. उसके बारे में आज हम बात करेंगे. अब आइए देख लेते हैं इसके अंदर है क्या. Although this book is solely devoted to the case studies only, so I think यहाँ पे उम्मीद आपसे करी जा रही है कि आप केस अगर आपके सामने आता है during your training और during your वर्क एक्सपीरियंस, जब आप कहीं काम करते हैं, सो यू शुड नो हाउ टू रीड द केस लॉ, यू शुड नो हाउ टू रियली इंटरप्रेट द केस लॉज. और आई थिंक ये जो मैंने अभी बात की, ये तो चलिए एक फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड है. फिलहाल इस सब्जेक्ट को अगर आप परचेज करते हैं या डेफिनेटली ये सब्जेक्ट्स मुझसे लेते हैं या इसको कहीं से भी ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको जो होने वाला है वो ये कि जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं आप उन पर फोकस कर सकते हैं. बिकॉज बहुत बार कभी कभी मोनोटोनस लगने लगता है. कुछ केस लॉज ऐसे भी होंगे जो 4-4, 5-5 पेज तक एक्सटेंड करेंगे, तो बहुत बार एक मोमेंटम जो होता है पढ़ते पढ़ते वो टूट जाता है. हमें बार बार चेक करना पड़ता है कि पहले हमने क्या पढ़ा था, बाद में क्या पढ़ा था, फिर में भी दोबारा से कभी कभार स्टार्ट करना पड़ता है. और कभी कभार इतना करने के बाद भी चीज़ें शायद उस हिसाब से हमें समझ नहीं आती जिस हिसाब से आ जानी चाहिए थी, जितना हमने टाइम इन्वेस्ट किया. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बेसिकली ये होगा कि मैं केस लॉ पूरा का पूरा आपको लाइन बाय लाइन एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंडिंग अपॉन हमें क्या पढ़ना है और क्या समझना है, मैं उसके बेसिस पे आपको बताऊंगा. सो दैट अगर मे बी आप किसी दूसरे सब्जेक्ट पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, सिर्फ ये वीडियोस भी अगर आप देख लेंगे, दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू. और मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा आपको कोई भी इश्यूज होगा इसके अंदर. बट अगर है कुछ कोई दिक्कत है, कुछ ऐसा जो मैंने स्किप कर दिया, कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया, सो एज ऑलवेज, जैसे कि मैं अपनी हर क्लास में कहता हूँ, यू आर मोर देन वेलकम टू गेट इन टच विद मी and then we can discuss this further. So आइए एक बार कंटेंट पे नजर डाल लेते हैं थोड़ा सा, and then we will discuss maybe case law which is related to the company law or you can say the corporate laws. I think आप जो मैं बता रहा था अभी कुछ देर पहले, यहाँ पे उसका साफ साफ अगर आप देखें, इट्स ऑल्सो रिटन हेयर लाइक एन ऑब्जेक्टिव. एन ऑब्जेक्टिव है क्या कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं उनमें इन्हांस करना. अगर केस लॉ आपके सामने आ जाता है तो आप उसे कैसे ऑप्ट करेंगे. कुछ समय पहले आपके ICSI में मैं गया भी था एक इंटरव्यू के लिए. उसमें क्या था कि उन्होंने हमें, जैसे हम लोग गए वहाँ पे, उन्होंने जनरल इंटरव्यू होने के बाद अगर उन्हें ठीक लगा तो उन्होंने हमें एक केस लॉ दे दिया और कह दिया कि भाई इस केस लॉ को आप अपने वर्ड्स में इंटरप्रेट करके बताइए. सो आई थिंक जो आप बुक्स में पढ़ते हैं, द वे यू इंटरप्रेट, ये अलग अलग चीज़ हो जाती है. सो इंटरप्रिटेशन मीन्स कि अगर मान लीजिए 5 पेज का केस लॉ है, ये सिर्फ ICSI के उस इंटरव्यू के बेसिस पे मत समझिए, जनरल लाइफ या जनरल एग्जामिनेशन के बेसिस पे भी समझिए. बिकॉज दिस विल बी द June 19 एटलीस्ट विल बी द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर द न्यू सिलेबस. सो यहाँ पे कुछ कहना मुश्किल है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, बट मैं आपको एक एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ कि केस लॉ की इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसी हो सकती है कि मान लीजिए वो जो केस लॉ हुआ 4-5 या मे बी 4 इतने पेजेस में लिखा हुआ है, तो आपको कहा जाएगा इसको पढ़ने के बाद अपने वर्ड्स में आप लिखिए समराइज फॉर्म के अंदर. समराइज डज नॉट मीन्स कि आप एक एक चीज कॉपी करें, मतलब ये है कि आपने उसका क्रक्स पढ़ लिया और फिर अपने वर्ड्स में अपनी काइंड ऑफ ग्रामर यूज करके उसको ब्यूटिफिकेशन करके लिख दिया, बट कम वर्ड्स में लिखा, वही बातें लिखी जो कि कीवर्ड्स हैं और जो इंपॉर्टेंट है ना. ये होगा कैसे, ये करना कैसे है, ये जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये चीजें हमें समझ में आएंगी. सो
जिस पूरे एरिया के ऊपर ये बुक जो है वो फोकस करती है वो ये 8 एरियाज हैं कंपनीज एक्ट के ऊपर, जो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बारे में हम काफी बात करते हैं इन एग्जीक्यूटिव, इन प्रोफेशनल्स. कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल अबाउट कंपनी लॉ. We talk about SEBI, we talk about securities law, we talk about FEMA and the other economic laws that I think जो आपने economics जो आपने executive में भी पढ़े होंगे. उसके बाद the new area, obviously आपको पता है कि insolvency जो code है, bankruptcy code है, यहाँ पे उसके बारे में भी बात करी जाएगी. कंपटीशन एक्ट को लेके अगर आपको पता होगा पहले MRTP, UTP, RTP ये सब हुआ करते थे. So obviously when we talk about this monopoly, restricted trade practices, unfair एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, अब ये सब हट गए हैं और सिर्फ एक कंबाइंड कॉम्पोजिशन एक्ट बना दिया दैट इज कॉल्ड एज द कंपटीशन एक्ट. तो उससे रिलेटेड केस लॉज यहाँ पे आपको काफी डिटेल में मेंशन करे गए हैं. कंपनी की स्ट्रैटेजीज, कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स, काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी कुछ पार्ट्स कवर किया गया है. फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कैसे किस लॉ का क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगा, ये हमारे हिसाब से नहीं होगा. जो लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट है, जो बेयर एक्ट रिक्वायरमेंट है, जो लॉ की इंटेंशन है, वो हमें समझने की जरूरत है. तो ये सारे के सारी जो बुक है वो इस एरिया के बारे में फोकस करती है. ऑल्दो किसी चैप्टर्स को काफी डिटेल में भी कवर किया गया है, जबकि कुछ चैप्टर्स जो है वो एक जनरल तौर पे कवर कर गए हैं. बट एज आई सेड, एज एंड व्हेन वी मूव अहेड, हमें वो चीजें समझ में आएंगी कि किस बेसिस पे उन्होंने क्या यहाँ पे लिखा है. But as I said just now कि हम will start with obviously the corporate law which is the company law. आज इसके बारे में हम थोड़ा सा start करेंगे and we're gonna actually maybe discuss the first case that's mentioned in the book. Okay, so जैसे कि आप जानते हैं, I think हम सभी ने, भले हम ओल्ड कोर्स के हों या न्यू कोर्स के हों, ओल्ड वाले तो शायद मे बी देख रहे होंगे ये, बट उन पर एप्लीकेबल नहीं होता बिकॉज ओल्ड कोर्स में सब्जेक्ट है ही नहीं. बट हमने नेवरदलेस एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा जहाँ पे ओल्ड एंड न्यू के बीच में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, विच इज ड्राफ्टिंग. वहाँ पे हम बहुत बार सुनते हैं कि एक बंदा होता है पेटिशनर, एक बंदा डिफेंडेंट होता है, या एपेलेंट होता है, रिस्पोंडेंट होता है. सो द पर्सन हु सेट्स द कोड इनटू एक्शन इज कॉल्ड एज द पेटिशनर, और जिसके ऊपर केस फाइल किया जाता है दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड एज अ डिफेंडेंट. यानी जो केस फाइल करता है दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अ पेटिशनर, और जिस पे केस फाइल हो रहा है, जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, ये कह के कि मैंने ये नहीं किया है, या ये ऐसे नहीं था, वैसे नहीं था, मान नहीं रहा है बात, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कोर्ट के सामने रख रहा है, दैट पर्टिकुलर पर्सन और दैट पर्टिकुलर एंटिटी इज कॉल्ड एज द डिफेंडेंट. सो आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे. यहाँ पे दो पार्टीज का नाम आप देखेंगे लिखा है. नाम अलग अलग हो सकता है, इनका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, बट हमें यहाँ पे जैसे ये केस जो है बेसिकली जो आप अभी हम पढ़ेंगे विल रियलाइज कि जो टी है उससे रिलेटेड कुछ, अगर किसी को इनकम दी गई है, शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया गया, उससे रिलेटेड है ये. क्योंकि होता क्या है कि जैसे कि आप जानते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ चीजें हैं, कमी है, बट जैसे इनकम टैक्स के अंदर कुछ एग्जाम्पशन है. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर लैंड से जो प्रोड्यूस लिया गया है अप टू दिस, अगर हम इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बात करें, सो एनीथिंग दैट्स ग्रोन ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर इनकम जो है उस पर एग्जाम्पशन मिलती है, उस पर कोई एसेट इनकम टैक्स नहीं है. तो ये उसी के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है कि मान लीजिए एक कंपनी है या एक ग्रुप ऑफ कंपनी है ए एंड बी. मैं अभी ब्रीफ समझा रहा हूँ फिलहाल, ऑब्वियसली स्टडी लाइन बाय लाइन, एंड जितना रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से वी वांट टू टॉक अबाउट इट. तो है क्या कि मान लीजिए एक देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज ए एंड देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज बी. ये दोनों कंपनीज आपस में इंटररिलेटेड है, काइंड ऑफ इन होल्डिंग एंड सब्सिडी रिलेशन है, जस्ट एज एन एग्जांपल. एंड क्या हो रहा है कि ये दोनों ही टी की एक्टिविटीज में डील करती हैं, चाय जो है वो उगाती हैं, उसकी एक्टिविटीज में डील करती हैं. अब हुआ क्या, जब इन्होंने डेफिनेटली जब कंपनीज हैं और यहाँ पे हम कहीं ना कहीं सेबी को भी इन्वॉल्व करेंगे, तो मान लेते हैं कि ये जो है ये सारी की सारी पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड या अनलिस्टेड, इससे अभी कोई यहाँ इस केस लॉ में फर्क नहीं पड़ने वाला. तो दो कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनी है, शेयर इशू करती हैं और चाय का धंधा करती हैं, विच मीन्स चाय के बिजनेस में डील करती हैं. अब हुआ क्या कि जब इन्होंने चाय वगैरह उगाई तो डेफिनेटली बिकने लगी वो सब चीजें, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कंपनी की जो वैल्यू है वो बढ़ने लगी और कंपनी को प्रॉफिट हुआ. अब आप जानते हैं कि ऑल्दो देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी कि अगर उसको कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे, ऐसी कोई भी जबरदस्ती की कंडीशन नहीं है. आई थिंक यही सबसे बड़ा, अपार्ट फ्रॉम अदर्स, यही सबसे बड़ा फर्क है बिटवीन द डिबेंचर्स एंड द शेयर होल्डर्स. बिकॉज शेयर होल्डर्स में क्या है, उनको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा किसी चीज की श्योरिटी नहीं है इस बारे में, बट डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज फॉर 100% श्योर. ये बिल्कुल एकदम सही बात है. तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये हुआ कि दो कंपनीज जो थी उन्होंने चाय का कारोबार किया और
प्रॉफिट हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उन्होंने डिसाइड किया कि अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, मैं मान लेता हूँ बहुत सारे हैं, उनमें से एक था एक्स, सभी को हम लोग शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक्स भी एक शेयर होल्डर था और उसको भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड एज टू द नंबर ऑफ शेयर्स एक्स के जो पास थे उसके बेसिस पे उसको डिविडेंड दे दिया गया। अब जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि ये जो कंपनीज हैं ये टी का काम कर रही हैं, और जहाँ पे चाय उगा रही हैं, जिस लैंड पे, जिस जमीन पे चाय उगा रही है, वो एक एग्रीकल्चर लैंड है। और मैंने कुछ देर पहले कहा कि एज पर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, एग्रीकल्चर जो लैंड है उसकी सारी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो यहाँ पे एक आ गया कि जो एक्स है, जो उसको डिविडेंड मिल रहा है, यानी ए और बी जो कंपनीज हैं, जब वो अपना इनकम जनरेट कर रही हैं, और वो जो इनकम है वो एग्रीकल्चर लैंड से जनरेट हो रही है, जो कि एज पर द लॉज इन इंडिया इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से एग्जाम्पशन है। तो जब डिविडेंड एक्स को मिल रहा है, और ये डिविडेंड कहाँ से रिलेटेड है, उसी चाय से रिलेटेड है, जो चाय का बिजनेस कंपनी ए एंड बी कर रही हैं। और वो जो एक्चुअली जो टी है वो कहाँ पे ग्रो हो रही है, कि एग्रीकल्चर लैंड पे एग्जाम जो कि इनकम टैक्स के हिसाब से एग्जेम्प्ट है। तो फॉरवर्ड हम जाएं, पीछे जाके सोचें, तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे एक कंपनी, एक मतलब ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं ए बी, वो बिजनेस करती हैं चाय का, और वो जिस एरिया पे, जिस लैंड पे चाय उगा रही है वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है, और उसी में से प्रॉफिट हुआ तो एक्स एज शेयर होल्डर को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिला। तो जब ये मनी मिला तो एक्स ने बोला भाई फिर एग्जाम्पशन मुझे भी दो, क्योंकि ये जो डिविडेंड तुम मुझे दे रहे हो बेसिकली कहाँ से दे रहे हो, ये चाय है उसके बिजनेस से दे रहे हो, और ये चाय जो है वो कहाँ उग रही है, एग्रीकल्चर लैंड पे उग रही है, तो मुझे भी एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए एज पर द एक्ट। तो यहाँ पे उसी को लेके कंटेंशंस लिखी गई हैं, कोर्ट ने अलग अलग पर्सपेक्टिव या कोर्ट ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस किया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बट द इंडियन ऑफ द डे जो रिजल्ट निकला है वो ये कि किसी भी तरीके की एक्स को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी डिविडेंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो समझाया गया हम उसे पढ़ेंगे भी। इनकम टैक्स एक्ट का तो रेफरेंस यहाँ पे लिया गया, प्लस एग्रीकल्चर इनकम का भी लिया गया। ये बताया गया जो आई थिंक इन द एंड है इस केस के, कि डायरेक्ट इनकम होनी चाहिए, अगर रिमोट या इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट इनकम क्या है, कंपनी की डायरेक्ट इनकम है, उसने चाय वहां पे उगाई, उसको फायदा हुआ। बट इनडायरेक्ट क्या इनकम है, जो शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड मिल रहा है, तो दिस इज इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम जो है वो इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से एग्जेम्प्ट नहीं है। यहाँ पे इस चीज को और सही से समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल भी यूज किया गया, कि मान लीजिए देयर इज अ फार्मर जो कि मान लीजिए एक एग्रीकल्चर लैंड है उसके पास, और वो फार्मर है, वो बैंक से लोन लेता है, तो बैंक उसको लोन दे रहा है। सो देयर इज अ बैंक कॉल्ड एस बी एंड देयर इज अ फार्मर कॉल्ड एफ। तो जो फार्मर है उसने लोन लिया है, और बैंक से लोन लिया है, और वो धीरे धीरे वो पैसे बैंक को वापस करेगा। अब एक्चुअली आप देखें कि जो बैंक ने फार्मर को लोन दिया है, फार्मर मान लीजिए उस लोन का यूटिलाइजेशन अपनी एग्रीकल्चर लैंड में कर रहा है, तो एक तरीके से तो जो एग्रीकल्चर लैंड में यूटिलाइजेशन हो रहा है जिस पैसे का, उस लोन का, उससे वो एग्रीकल्चर डेफिनेटली फार्मर जो है उससे एग्रीकल्चर इनकम जनरेट कर रहा है। तो काइंड ऑफ तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब फार्मर वापस ये पैसे करेगा बैंक को, तो बैंक को भी इनकम से एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए, बिकॉज फार्मर जो है वो तो पैसा कहाँ से कमा रहा है, इनकम टैक्स जो पैसा कमा रहा है फार्मर, वो एग्रीकल्चर लैंड से कमा रहा है। और एग्रीकल्चर लैंड तो जैसे कि हमने इनकम टैक्स के प्रोविजन में पढ़ा और कहा जाता है कि इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से एग्रीकल्चर लैंड जो है वो एग्जेम्प्ट होती है। तो जो बोरोवर है फिर तो उसकी सारी जो इंटरेस्ट की इनकम उसको मिल रही है, तो सारी की सारी एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। तो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आई एम सॉरी, सुप्रीम कोर्ट नहीं, यहाँ पे तो बात अलग अलग कोर्ट्स की हो रही है, तो फाइनली अलग अलग कोर्ट्स ने अलग अलग डिसीजंस में ये कहा कि किसी भी तरीके से अगर आप इनकम अर्न कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड से, जो उसका डायरेक्ट सबसे पहला जो यूजर है उसी को फायदा मिलेगा, एंड यूजर को फायदा नहीं मिलेगा। यानी सेकेंडरी या इनडायरेक्ट जो लोग होंगे जो उस इनकम के कॉन्टैक्ट में आएंगे एज ए डिविडेंड होल्डर्स, इनके लिए कोई भी किसी भी तरीके की एग्जेम्पशन नहीं है, भले वो जो इनकम है वो क्यों ना एग्रीकल्चर लैंड से ही जनरेट होती हो। तो आई थिंक ये बेसिक था। देखिए इतना मेरी बात सुनने के बाद जो अब मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा, यू विल रियलाइज कि वही चीजें यहाँ पे भी एग्जैक्टली लिखी है। तो जरूरी नहीं है कि आप खुद लाइन बाय लाइन पढ़ें, अगर आपने मेरी भी बात सुन ली है सो दैट शुड मेक सेंस टू यू, और आपको वो समझ में आनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं केस के अंदर जाके कि वहां पे किस तरीके के वर्डिंग्स और किस तरीके की बात लिखी गई है, सो दैट जो सर्टेनिटी है, जो क्लैरिटी है, वो हमारे दिमाग में थोड़ी और बढ़ सके। आइए देखते हैं क्या लिखा है। सो जो केस लॉ हुआ, डेफिनेटली जो पार्टीज है वो लिखा है बच्चा एफ गुजदर एंड सीआईडी विच इज कमिश्नर इनकम टैक्स, 1953 का ये केस है। उनके साथ कुछ और लोग भी थे जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, बट जिसने ये डिसाइड किया उनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। किस तारीख को ये केस डिसाइड हुआ ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इक्विवेलेंट साइटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। साइटेशन आप जानते हैं कि
जब हम किसी भी केस लॉ का पूरा डिटेल एस्पेक्ट मेंशन करते हैं, एज इफ ये जो केस लॉज है जो AIR का मतलब होता है ऑल इंडिया रिपोर्ट। तो इसी तरीके से ये लिखा गया ऑल इंडिया रिपोर्ट के अंदर एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं द वेरियस कोर्ट, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, वो सारे के सारे AIR के अंदर मेंशन होते हैं। तो उन्होंने कहा गया कि ऐसे पहले भी केसेस हो चुके हैं जो कि इन नंबर्स के अंदर अगर आप देखेंगे जो यहाँ पे मेंशन करे गए हैं 1955, 1955 SCR, ये सारे के सारे वहां पे आपको मिल भी जाएंगे। तो सिमिलर काइंड ऑफ अ केस लॉज इससे पहले भी हो चुके हैं, बट दे विल नॉट बी 100% सेम, बट इन जैसे ही थे तो वो उसका भी रेफरेंस इन इस केस लॉ को डिसाइड करते हुए लिया गया, इसलिए इक्विवेलेंट साइटेशन का नाम वहां पे मेंशन किया गया है। जो क्वेश्चन अराइज होता है, अभी हम 2013 का कंपनीज एक्ट के बारे में आजकल हम बात करते हैं, बट दिस क्वेश्चन एक्चुअली अराइज वे बैक अराउंड 100 साल पहले से एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज किया गया है, जो कि उस समय कंपनीज एक्ट 1913 था, तो ऑब्वियसली 1956 भी नहीं आया था उस समय तक। 1913 का एक एक्ट था जहाँ का एक क्वेश्चन उठा कि whether a shareholder has any personal right over the assets of the property of the company held, no, whether the shareholder own the property of the company held, no। तो इसी को लेके बात समझाई गई कि देखिए जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, पूछते हैं कि डायरेक्टर कौन है, शेयर होल्डर कौन है, तो एक फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट भी ये जानता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर पोटेंशियली द ओनर्स ऑफ द कंपनी, है ना, जो भी वो चाहेंगे जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर मेरली द हैंड्स ऑफ द कंपनी, बट जो एक्चुअली काम करना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन नहीं लेना है, दैट इज समथिंग दैट द शेयर होल्डर विल डिसाइड। अंटिल अनलेस वो एक बहुत छोटा डिसीजन है तो डायरेक्टर्स भी अपनी खुद कॉल ले सकते हैं, बिकॉज उनकी भी कोई ना कोई पर्सनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनीज एक्ट के अंदर मेंशन करी गई हैं। बट ये कह देना इस पूरी बात सुनने के बाद कि शेयर होल्डर जो है वही उस कंपनी का ओनर है, जैसे वो चाहेगा वो कंपनी के एसेट्स अपनी मर्जी से बेच सकता है, क्या ये बात सही है? तो आप कह रहे हैं कि नहीं, ओनर वो है, बट ओनर वो तब है, या ओनर आप कह दीजिए या हिस्सा उसको तब मिलेगा जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा। अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो रहा है तो बेसिकली उसके जो राइट्स हैं एज पर द आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, वो सिर्फ वही एक्सरसाइज कर सकता है। शेयर होल्डर इस गलत फहमी में बिल्कुल भी ना रहे कि वो जब चाहेगा कंपनी के एसेट्स बेच देगा और अपना पैसा रियलाइज कर लेगा। जब कंपनी लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप में जा रही है, तो आप जानते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हमारा एक सब्जेक्ट है जिसमें एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंशियल बताया गया है कि सबसे पहले किसको पैसे मिलेंगे, उसके बाद किसको मिलेंगे, वो एक अलग बात है। बट अनटिल एंड अनलेस कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, तो शेयर होल्डर्स की कोई प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी के नाम की है, कंपनी जब तक उसको सही तरीके से यूज कर रही है तब तक शेयर होल्डर किसी भी तरीके से उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो यही बात एक्चुअली करते करते यहाँ तक पहुंचे कि अपील रेज इन द इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ लॉ अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1912 विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ डिविडेंड इनकम, जो मैं आपको समझा भी रहा था ऊपर। While deciding the issue, the Supreme Court had also clearly explained the relation between the shareholder and a company and the right of the shareholder in relation to the properties of the company। जो मैं बता रहा था कि shareholder and company की property के आपस में एक ही चीज है। तो यहाँ पे इसी के बारे में ये केस लॉ हुआ। फर्दर यहाँ पे लिखा गया सेकंड पैराग्राफ के अंदर कि दी एपेलेंट, जो हमने नाम पढ़ा भी था, एपेलेंट मैंने समझाया भी था, वो जो सबसे पहले केस फाइल करता है। So लिखा है कि appellant बच्चा F. Guzar was in the accounting year 1949 to 50 shareholder in 2 tea companies and received from these company dividend aggregating to 2750। तो जो हमने बात करी थी कि 2 कंपनीज थी, ऊपर मैंने X and Y का नाम लिखा था, यहाँ सच कोई नाम नहीं लिखा, बट 2 कंपनीज हैं और उनका एक शेयर होल्डर है जिसको दोनों कंपनी X और Y दोनों का टोटल डिविडेंड अगर मिला ले तो X जो है मैं ऐसे समझाऊं रादर कि जो मैंने ऊपर भी लिखा था कि जो कंपनी ए है एंड बी है उन दोनों का शेयर होल्डर एक्स है, जितनी इसको डिविडेंड ए से मिला है और जितना डिविडेंड बी से मिला है, दोनों को अगर हम एक्यूमुलेट कर ले तो टोटल डिविडेंड जो एक्स को मिलेगा वो बनता है 2750 रुपए। अब ये कहा गया जो 2 कंपनीज है ये चाय उगाने का काम करती हैं और उसमें से 40% ऑफ द इनकम जो है वो टैक्स होती है, जबकि जो 60% ऑफ द इनकम है वो एग्जेम्प्ट है एग्रीकल्चर एक्ट के हिसाब से या जो इनकम टैक्स है उसके हिसाब से। सो अकॉर्डिंग टू अपीलेंट उसका ये कहना था कि जब 60% विच मीन्स 2750 रुपए उसको मिल रहा है, तो उसका कहा कि भाई ये सारा का सारा, वो कह रहा है कि सारा टैक्सेबल नहीं होगा, 2750 में से 60% जो इनकम है ये टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी ने जो मुझे दी है, जिस कंपनी ने इनकम मुझे दी है उसकी भी इनकम ये टैक्सेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसकी वजह से इतना मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, जो टी का बिजनेस है, वो सारा का सारा एक नॉर्मल लैंड पे नहीं हो रहा है, वो किस पे हो रहा है, एक एग्रीकल्चर लैंड पे हो रहा है जो कि 100% इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है। तो मुझे भी एग्जाम्पशन यहाँ पे मिलनी चाहिए, यानी जब कंपनी को एग्जाम्पशन मिल रही है डिविडेंड मुझे देते हुए, तो जब डिविडेंड मुझे मिल रहा है और उसी लैंड से तो आया डिविडेंड, तो मुझे भी यहाँ पे एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए।
तो इसी चीज को लेके ये पूरा का पूरा केस लॉ डिसाइड किया गया, बट आंसर मैं पहले भी बता चुका हूँ और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो भी अपील फाइल करी गई थी ये डिसमिस करी जाती है। उससे पहले मैंने वर्ड भी यूज किया, यहाँ पे लिखा भी एपिलेंट, याद दिला दूं वैसे मैं ड्राफ्टिंग में इसके बारे में बड़ा फोकस करता हूँ, बट क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो कि भले ड्राफ्टिंग ना भी हो पर उससे रिलेटेड चीज है। प्लेंटिव वो होता है जो केस फाइल करता है और जिस पे केस फाइल होता है उसका नाम होता है डिफेंडेंट। अब डेफिनेटली इनमें से कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा, है ना। तो हो सकता है कि मान लीजिए जो डिफेंडेंट है वो हार जाए, वो जो भी उसने बात रखी थी कोर्ट ने उस बात से अग्री नहीं किया, पर डिफेंडेंट को लगता है कि भाई नहीं उसकी बात सही थी और कोर्ट ने शायद फैक्ट्स को इग्नोर कर दिया या अदरवाइज, तो डिफेंडेंट उस डिसीजन से खुश नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, डिफेंडेंट क्या कर सकता है, अब वो किसी फर्दर जो हायर कोर्ट है उसमें जा सकता है। तो जब डिफेंडेंट अब दोबारा से इस केस को स्टार्ट करेगा, अपील फाइल करेगा, तो डिफेंडेंट क्या बन जाएगा, एपिलेंट बन जाएगा, क्योंकि वो क्या फाइल कर रहा है, अपील फाइल कर रहा है। और जो डिफेंडेंट है वो एपिलेंट बन जाएगा, और जो जीता था केस, जब पहली बार केस हुआ था तो प्लेंटिव जीत गया था ना, डिफेंडेंट हार गया था तो अपील फाइल कर रहा है, तो प्लेंटिव बन जाएगा अब रिस्पोंडेंट। तो याद रखिए प्लेंटिव एंड जो डिफेंडेंट है वो साथ साथ चलेंगे, एपिलेंट एंड रिस्पोंडेंट ये भी साथ साथ चलेंगे। नाम से समझ में आ रहा है एपिलेंट, एपिलेंट मतलब वो इंसान जो अपील फाइल करता है। अपील तभी फाइल होती है जब हम कहीं हारते हैं या जो डिसीजन, भले हम जीत भी जाएं, बट जो डिसीजन आता है वो शायद हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उतना अच्छा नहीं होता जितना हम लोग सोच रहे थे। अब इसी को फर्दर क्लासिफाई करते हुए उन्होंने थोड़ा सा और समझाया, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ, बट मैं पूरा आपको कंटेंट ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो लेकिन इट वाज ट्रू दैट द एग्रीकल्चर प्रोसेस renders 60% of the profit exempt from tax in the hands of the company which is used for agriculture purpose, but can it be said that when a company decide to distribute the profit to shareholders and declares a dividend to be allocated to them, such dividend in the hands of shareholder also partake मतलब वही हो जाएगा the character of revenue derived from the land which is used for the agriculture purpose. Such possession, if accepted, would extend the scope of the vital words revenue derived from the land. यहाँ पे क्या लिखा है, revenue derived from the land, which means देखिए बार बार हम अलग अलग केस लॉज को यहाँ पे रेफर करेंगे जो इंडिया में हुए हैं और इंडिया के बाहर हुए हैं, बिकॉज 1913 के हिसाब से डिसाइड हो रहा है, एंड वी ऑल नो कि इंडिया उस समय इंडिपेंडेंस भी नहीं हुआ था, तो इंडिया ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था। तो जितने भी यहाँ पे केस लॉज हम पढ़ेंगे, कुछ केस लॉज ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंस के बाद के हैं, कुछ जैसे कि जो हम पढ़ रहे हैं जो इंडिपेंडेंस के पहले के हैं। तो उस समय क्या है कि इंडिया के पास अपना कोई लॉ नहीं था, जो ब्रिटिशर्स के रूल्स से उसी के बेसिस पे सब कुछ होता था यहाँ पे। तो यही लिखा गया कि जो एक्ट है, जो इवन जो इनकम टैक्स एक्ट है आज जो 1961, वो भी यहाँ तक मेंशन नहीं है। अगर आप देखें ऊपर तो इनकम टैक्स एक्ट जो मेंशन किया गया वो भी बहुत पहले का मेंशन किया गया, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा भी है, अगर आप देख सकते हैं 1922। तो आई थिंक ये अलग अलग बात है। तो यहाँ पे यही बात करी गई कि जब कंपनी को एग्जाम्पशन मिलती है तो फिर क्या शेयर होल्डर को भी एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर और कंपनी आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो क्या उनको भी एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए। तो उन्होंने बोला जो एक्ट में वर्ड यूज किया गया वो लिखा है रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड, जिसको जब इसका मतलब निकालें तो हम इसको एक स्कोप के अंदर इसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम इज डिफाइंड इन द एक्ट इज ऑब्वियसली इंटेंडेड टू रेफर टू द रेवेन्यू रिसीव बाय द डायरेक्ट एसोसिएशन विद द लैंड। सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट एसोसिएशन। डायरेक्ट एसोसिएशन उस एग्रीकल्चर लैंड से उस कंपनी का है जो वहां पे चाय उगा रही है, किसी शेयर होल्डर का डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है, क्योंकि कंपनी से शेयर होल्डर है। आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि कंपनी एक्चुअली अपने टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, उसके बेसिस पे वहां से कुछ ओरिजिनेट कर रही है, तो जो ओरिजिनेशन का फायदा है वो कंपनी को हो रहा है। अब कंपनी वो फायदा अगर शेयर होल्डर को दे रही है तो शेयर होल्डर एक तरीके से इनडायरेक्ट उसका फायदा उठा पा रहे हैं, एक इनडायरेक्ट यूजर बन रहा है। और एक्ट सिर्फ स्पेसिफिकली ये कहता है कि डायरेक्ट एसोसिएशन जिसका लैंड से होगा उसी को ही फायदा मिलेगा। In fact, Entrust dividend is derived from the investment made in the shares of the company, and the foundation of it rests on the contractual relation between the company and the shareholders. Dividend is not derived by a shareholder by his direct relationship with the land. जैसे कि मैं ऊपर भी कह रहा हूँ, देखिए इसके अंदर अभी क्योंकि ये पहला केस लॉ है, इसके अंदर मैं वैसे समझा रहा हूँ, अदरवाइज जब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं जो समझाऊंगा अगर आप उतना ही ध्यान से सुन लेंगे, जिस पैराग्राफ को मुझे बताने की जरूरत होगी वो मैं पूरा पढ़ाऊंगा, बट अदरवाइज मैं आपको समझाता चलूंगा कि देखिए यहाँ पे ये चीज लिखी है, यहाँ पे ये चीज लिखी है, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब एक एक हम लाइन पढ़ेंगे तो ये बड़ा मोनोटोनस हो जाएगा और बहुत डिफिकल्ट भी हो जाएगा आपके लिए। तो मैं बताता चलूंगा, इसी से आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है, डायरेक्ट एसोसिएशन विद लैंड, यहाँ पे भी लिखा है इज नॉट डिराइव्ड बाय द शेयर होल्डर एंड इज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द लैंड। तो यही मैंने बात की कि कंपनी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, शेयर होल्डर का नहीं है।
There can be no doubt that the initial source which has produced the revenue is land used for agriculture purpose, but to give the words revenue derived from land the unrestricted meaning, क्योंकि देखिए लॉ जो है वो कोई इंसान तो है नहीं जो क्लैरिफिकेशन दे सके कि इसका इतना ही मतलब निकालो या इस बात का इतना ही मतलब होगा या ये मतलब होगा, तो वी हैव टू इंटरप्रेट। इंटरप्रिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉ के अंदर, आपको पता ही है। तो इंटरप्रेट हमें उसी एक्सटेंट तक करना है, ना कि आई थिंक उस एक्सटेंट तक करना है जो कि एक लेजिमिनेट हो, ना कि उस एक्सटेंट तक जहां तक हमारा फायदा हो। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी सेंसिबल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरियस वर्ड्स दैट आर बीइंग यूज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और एनी अदर बेयर एक्ट्स और रूल्स। इसी को ध्यान में रखते हुए केस लॉ का यहाँ पे रेफरेंस लिया गया कि ये केस लॉ हुआ, वहां पे ये कहा गया कि ये ठीक है कि जो इन्वेस्टर होता है वो किसी भी कंपनी के अंदर शेयर्स खरीदता है और जितने वो शेयर्स खरीदता है उस कंपनी के अंदर उसका उतनी हिस्सेदारी बन जाती है। कल अगर फ्यूचर में कंपनी कहीं लिक्विडेशन वाइंडिंग अप पे जाती है तो उसको उतना हिस्सा मिलेगा जितना उसने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। और उसी के हिसाब से आप जानते हैं इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ शेयर होल्डर यू आर आपको उसके हिसाब से राइट्स मिलेंगे, प्रोवाइडेड कंपनी के आर्टिकल एसोसिएशन उन चीजों को अलाउ करता हो। ये भी लिखा गया कि the use of the word asset in the passage quoted above cannot be exploited to warrant the inference that a shareholder investing money in the purchase of the shares becomes entitled to the assets of the company and has any share in the property of the company. ये important line है जो bold में highlighted है, shareholder has got no interest in the property of the company though he has undoubtedly right to participate in the profit if and when, कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था शेयरहोल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है जो कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करे या ना करे शेयर होल्डर कुछ नहीं कर सकता। ऑन द कॉन्ट्रेरी डिबेंचर होल्डर्स गेट द इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन मैंडेटरी है, कंपनी को करना ही करना होगा अगर उसने डिबेंचर इशू किया है। बट डिविडेंड के तौर पे प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, और वो भी अगर जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट है तो कंपनी दे, अगर कंपनी देगी तो ही आप डिविडेंड होल्डर्स जो है उसको एक्सेप्टेंस कर सकते हैं, और बस और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये भी बताया गया, इट इज ट्रू दैट द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हैव द सोल डिटरमाइनिंग वॉइस इन managing the affairs of the company as provided by the articles to declare dividend should be distributed out of the profit to the shareholders, but the interest of the shareholder, either individual or collective, does not amount to more than a right to participate in profit. The company is a juristic person and is distinct from the shareholder. I think यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है जब हम बात करते हैं, there is a difference between the ownership and management। यहाँ पे ओनर कोई और है, मैनेजर कोई और है। जनरली मैं अगर प्राइवेट कंपनीज को एक्सक्लूड कर दूं तो, और इवन वहां भी ऐसा हो सकता है, बट आई थिंक पब्लिक कंपनीज में तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि मैनेजर जो है जो मैनेज करते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो कि अलग होते हैं, जबकि ओनर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, ऑल ओवर इंडिया बटे हुए होते हैं। बट पार्टनरशिप के केस में क्या है कि जो ओनर है वही मैनेजर भी है, पार्टनर्स ने ही पैसा इन्वेस्ट किया है, सो दे आर दी ओनर्स एंड वही उसको मैनेज कर रहे हैं, सो दे आर ऑल्सो दी मैनेजर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन। बट जबकि कंपनी में देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप विद द मैनेजमेंट। और उसके बाद लिखा है कि इट इज अ कंपनी हु विच ओन्स द प्रॉपर्टी एंड नॉट द शेयर होल्डर्स। तो कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी गई है, अब वो प्रॉपर्टी कंपनी की हो गई तो कंपनी ये डिसाइड करेगी किस तरह हिसाब से इसको प्रॉपर्टी को बेचना है। शेयर होल्डर्स किसी भी तरीके से कंपनी में दबाव या प्रेशराइजेशन नहीं बना सकते कि भाई कंपनी बेच के, ये प्रॉपर्टी कंपनी बेच के उन्हें पैसे दे, ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता। The proper approach to the solution of the question is to concentrate on the plain words of the definition of agriculture income, which connects in no uncertain language revenue with the land from which it directly springs, and stray observation in case which has no bearing upon the present question does not advance the solution of the question. There is nothing in the Indian law to warrant the assumption that a shareholder who pays by shares by an interest in the company or by any interest in the property of the company which is a juristic person entirely different from the shareholders। तो जैसे मैं ऊपर बात भी करता आ रहा हूँ बार बार, पढ़ा इसलिए पूरा हम रहे हैं यहाँ पे बिकॉज आपको समझ में, आपको ये ना लगे कि हमने केस लॉ स्किप कर दिया। बट जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट कर दिया बीइंग अ शेयर होल्डर तो आपका हिस्सा बनता है कंपनी के अंदर। बट आप कहें कि नहीं कंपनी की प्रॉपर्टी भी सारी आपकी होगी, कंपनी की प्रॉपर्टी में भी आपका हिस्सा हो जाएगा, तो आई थिंक वो गलत है। जब मैं कह रहा हूँ वो बात गलत है तो वो गोइंग कंसर्न के तौर पे गलत है। जब कंपनी लिक्विडेशन में होगी तब तो जो आपका हिस्सा है वो मिलेगा, बट आप जानते हैं हम अकाउंट्स भी बनाते हैं, नेवर टर्म्ड इट एज कि भाई कंपनी बंद हो जाएगी, हमेशा किस बेसिस पे बनाते हैं, गोइंग कंसर्न पे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि शेयर होल्डर्स का हिस्सा है, बट वो हिस्सा इन्फोर्समेंट में तभी आएगा स्पेशली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी जब कंपनी लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप की तौर बढ़ेगी आगे। It is argued that the position of shareholder in the company is analogous to the partners' intimacy
The analogy is wholly inaccurate. Partnership is merely an association of persons for carrying on the business of partnership, and in law the firm name is compedious method of describing the partners. तो compedious मतलब जो पार्टनरशिप आप देखते हैं बहुत बार लिखा होता है AB and Sons XYZ and Associates, तो ये XYZ क्या होते हैं? पार्टनर्स के नाम होते हैं जनरली। तो वही ऊपर बता रहा था कि यहाँ पे ओनरशिप एंड मैनेजमेंट के पार्टनरशिप में ओनरशिप एंड मैनेजमेंट के बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता, जबकि कंपनी में सेपरेशन होता है। इसी तरीके से अलग अलग केस लॉ लिए गए, इंग्लैंड का पर्सपेक्टिव से भी केस लॉ लिया गया, वहां पे भी यही बात करी गई कि जो भी शेयर्स होते हैं वो डेफिनेटली आप जब चाहें इसको ट्रांसफर कर सकते हैं एज पर दी प्रोविजन इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, बट आप ये सोचें कि वाइंडिंग अप से पहले आपको इसके बदले कुछ भी मिलने वाला है, जो आपने पैसा या यहाँ पे हिस्सा खरीदा है कंपनी के अंदर, तो ये गलती होगी। तो इसी चीज को लेते हुए फर्दर एक और केस लॉ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, a share in the company cannot properly be linked to the sum of money settled upon and subject to the limitation to arise in future. It is rather to be regarded as the interest of shareholder in the company for purpose of liability and dividend. It was suggested that the dividend arise out of the profit accruing from the land and is impressed in the same character as profit, and that it does not change its character merely because of the incident it reaches in the hands of the शेयर होल्डर्स। तो ये ठीक है कि डिविडेंड जो है वो एक जमीन से आया है, एक एग्रीकल्चर लैंड से आया है, बट हमें जो फोकस करनी है चीज वो ये समझने की जरूरत है, जो आई थिंक हमने ऊपर भी बात करी और यहाँ पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझाया भी जा रहा है कि वो जो इनकम है वो कहाँ से जनरेट हुई है, वो एग्रीकल्चर लैंड से हुई है। और जो डेफिनेशन दे रखी है इन द इनकम टैक्स एक्ट जो प्रीवियस था, जो यहाँ पे मेंशन किया गया था 1922, वहां पे यही कहा गया है कि जो डायरेक्ट उसका बेनिफिशियरी है सिर्फ उसी के लिए एग्जाम्पशन होगी। ऐसे तो आप खुद ही देखिए कि मान लीजिए एक यहाँ पे लिखा नहीं, बड़ी खुद ही समझने वाली बात है कि अगर मान लीजिए इनकम टैक्स की एग्जाम्पशन हम ऐसे ही देने लगे, तो कंपनी ने डिविडेंड दिया डी को, डी ने उस पैसे का फर्दर यूज करके किसी और को वो पैसे दे दिए और उसका नाम था बी, तो कंपनी ने डिविडेंड दिया कि इंसान को, कंपनी एग्रीकल्चर के लैंड के ऊपर काम करती थी, तो उसने डिविडेंड दे दिया और वो जो डिविडेंड मिला वो एक इंसान को मिला जो कि कंपनी का शेयर होल्डर था जिसका नाम था डी। अब डी ने ये सारा का सारा पैसा बी को दे दिया। अब जो बी है वो भी ये कह सकता है कि भाई क्योंकि ये तो सारा पैसा डी को एग्रीकल्चर लैंड से मिला था, तो मैं भी इस पे किसी भी तरीके का क्यों टैक्स दूं, क्योंकि ये तो एग्रीकल्चर लैंड से मिला है पैसा, तो ये तो एग्जाम्प्ट है। तो अगर ऐसे एग्जाम्पशन देखेंगे तो फिर तो ये कभी सिलसिला खत्म नहीं होगा, तो इसीलिए हमें उसे कहीं ना कहीं तो रोकना है। तो हम बस डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज जो कंपनी तक है बस वहीं तक उसकी एग्जाम्पशन रहेगी, उसके बियॉन्ड वो एग्जाम्पशन नहीं जा सकती। आई थिंक उसी को चीज को समझाते हुए यहाँ पे लिखा भी गया कि the argument runs counter to the definition of the agricultural income, which emphasizes necessity of the recipient of income having a direct and immediate rather than an indirect and remote relation with the land. To accept this argument will be tantamount to saying that creditor, जो मैं कुछ देर पहले जब समरी समझा रहा था कि creditor recovering interest on the money due from the agriculturist who pays out of the produce of the land is equally entitled to the exemption. भाई बैंक ने कोई कर्जा दिया है फार्मर को, फार्मर उस कर्जे को वापस कर रहा है, तो फार्मर कहाँ से कमा रहा है, एग्रीकल्चर लैंड से कमा रहा है। अब फार्मर एग्रीकल्चर लैंड से पैसा कमा रहा है और बैंक का लोन रीपे कर रहा है, तो बैंक भी ये कह सकता है कि भाई फार्मर तो एग्रीकल्चर लैंड से कमा रहा है, तो ये तो 100% इसको एग्जेम्पशन मिल रही है। और एक तरीके से फार्मर कमा के मुझे पैसे दे रहा है, बैंक कह रहा है कि भाई फार्मर कमा के मुझे पैसे दे रहा है और क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड से पैसा आ रहा है तो फिर मुझे भी एग्जेम्पशन दो। तो ऐसे तो कभी ये सिलसिला खत्म ही नहीं होगा ना। तो ये यहाँ पे हम चीज ऑफ नहीं कर सकते, सिर्फ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज जिस पे होगा उसी पे इस चीज की एप्लीकेबिलिटी होगी, बाकी और किसी चीज पे नहीं होगी। तो यही इस पूरे केस लॉ के अंदर लिखा है। उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक के बारे में जो हमने बात करी आपको समझ में आई होगी। एंड दिस इज ओनली द फर्स्ट केस लॉस। ऐसे हम जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे वी गोना डीप डाइव इनटू द टॉपिक एंड जितना जिससे रिक्वायर्ड होगी इसके बेसिस पे अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको ये समझाता रहूंगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी to help you out with that. So thank you so much for your time today. I shall see you very soon.